मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबको। पढ़ना स्टार्ट करें अपना। आज टॉपिक नया शुरू करना था, लेकिन कल वाले टॉपिक में ना जो मैंने फील किया, तुम्हें दो चीज़ मैंने लिखवाई नहीं। एक तो हाँ SYL थोड़ी सी लिखनी चाहिए, और एक पश्चिमी यमुना नहर पे तुमने लिखी नहीं है। तुमने सिर्फ जो किताब में था उसी में टिक मार्क किया था, है ना। ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से। थोड़ा सा लिख लो ताकि तुम्हें एक तो कन्फ्यूजन ना रहे। पहली हेडिंग डाल दो, जहाँ मैप बनाओ ना उसी टॉपिक में, उस मैप के पास पेज खाली है, वहाँ लिख लो SYL। पहले ये हेडिंग डाल दो। क्या है ये? सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर, इसकी हेडिंग डाल के और दो तीन चीज़ें इसमें लिख लो जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसमें लिखो SYL में, जैसे पेज 97 पे बहुत सारी जगह है मैप के आसपास, वहीं हेडिंग डाल दो एक तरफ SYL। इसमें लिखो 214 किलोमीटर 214, ऑब्लिक में कर लेना, 212 भी लिख लेना, 212 या 214 किलोमीटर। एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। अगर मील में इसकी लंबाई पूछने लग जाएं तो 133 मील, 133 माइल्स। इसके बाद इसमें लिख लो, दो नदियां तुम्हें दिख ही रही हैं, कौन कौन सी? सतलुज और यमुना। ये पहला पॉइंट इसकी लंबाई का। दूसरा लिखना, SYL के बनने के बाद हरियाणा को किन दो नदियों का? ब्यास और रावी, इनका जल भी मिलने लगेगा। SYL बनने के बाद हरियाणा को रावी और व्यास का पानी भी मिलने लगेगा। यानी इस तरह से 4 नदियों का पानी का एक प्रोजेक्ट है ये, सतलुज, यमुना, रावी और व्यास। पर क्योंकि रावी व्यास छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां उनकी सतलुज पंजाब की और हमारी यमुना, तो दो के नाम पर रख दिया SYL। नेक्स्ट लिखो इसमें, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने, अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने 1976 में, थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार ने 1976 में, ये किसकी सरकार रही होगी, कौन सा टाइम रहा होगा? इंदिरा गांधी इमरजेंसी का टाइम था ये। उस टाइम पूरे देश में मनमर्जी चलती थी। लिखो 1976, लिखा तुमने 76 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भेजा कि हरियाणा को 3.5 MAF, इनकी कोई यूनिट है ये मापने की, 3.5 MAF जल मिलेगा, 3.5 MAF जल मिलेगा। ये किसने नोटिफिकेशन दिया? यूनियन गवर्नमेंट ने। और ये नोटिफिकेशन दिया हरियाणा और पंजाब को, तब हमें अलग हुए 10 साल पूरे हो गए थे। इसी में लिखो अगला पॉइंट, 1996 में, 1996 में, 1996 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हरियाणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसका कारण क्या था? क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने किसानों को जो ज़मीन ली थी वो वापस कर दी, और जो नहर बनाई थी वो भर दी गई। लिख लो इसमें जल्दी से बात लिखो, कारण ब्रैकेट में लिख लो, पंजाब सरकार ने किसानों को ज़मीन लौटा दी। नेक्स्ट वीक में इसमें क्लास होगी, कौन सा सब्जेक्ट होगा? पॉलिटिकल साइंस। बता दो। लिखो क्या लिखा तुमने? 1976 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने किससे बात की? हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट से बात की, क्योंकि क्या दिक्कत हो गई थी? पंजाब सरकार ने किसानों से जो ज़मीन एक्वायर की थी वो लौटा दी, और उसमें जो नहर बनाई थी ना उसमें मिट्टी भर दी। इसका मतलब तो उन्होंने प्रोजेक्ट को मिट्टी में दबा दिया, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चौधरी देवीलाल की सरकार ने 1 करोड़ रुपए
पंजाब सरकार को दिए थे। ये पहले की घटना है, 96 से पहले देवीलाल की सरकार ने 1 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दिए थे। तो वो रुपए भी रख लिए और नहर बना के जितनी बनाई थी उसमें मिट्टी भर दी। फिर हमने किसका रास्ता पकड़ा? क्योंकि जहां 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं वहां मामला हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, हरियाणा ने अपना काम 1980 तक पूरा कर लिया था। कब हमें मिला था कि भाई तुम्हें पानी मिलने वाला है? 76। हमने कितने साल में नहर बना ली? 4 साल में। 4 साल में तुरंत से सारा काम पूरा कर लिया। देखो, हरियाणा ने अपना काम 1980 तक लगभग पूरा कर लिया था। ठीक है, अब आगे के सारे आंकड़े तुमने किताब में पढ़े हैं। दूसरी तरफ हेडिंग डाल दो एस, नहीं ये तो हो गया। दूसरा क्या है? वेस्टर्न यमुना कैनाल। लिख लो WYC, SYL के साइड में ही लिख लो WYC, वेस्टर्न यमुना कैनाल। वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर। इसमें फटाफट से लिखना, हम सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लें ताकि पेपर में हमें कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट वाइज लिखना। पहला लिखो 12वीं शताब्दी पृथ्वीराज चौहान। शॉर्ट में लिखते चलें क्योंकि कहानी हमें पता है। पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड पॉइंट में लिखना 14वीं शताब्दी, क्योंकि कब की घटना थी वो? 1335। यही लिख लो 14वीं शताब्दी। इसके सामने लिख लो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक राजा नहीं था तब, हाँ MBT था, लेकिन भाई बंधु हेल्प तो कराते ही हैं कामकाज में, इसी तरह से। तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट में लिखो 1750 में, तीसरा पॉइंट, 1750 में यानी कौन मर चुका था? औरंगजेब। उसके बाद 1750 में सिल्टिंग तुम जानते हो क्या होता है? रेत, गाद, गंदगी इकट्ठी होना जिससे कि पानी रुक जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। 1750 में सिल्टिंग, अवसाद लिख लो, गाद लिख लो, रेत वगैरह इकट्ठा हो गया के कारण बहनी बंद। सिल्टिंग के कारण बहनी बंद, तो 1750 में बंद हो गई वो 12वीं शताब्दी की बनाई हुई नहर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1817। फोर्थ पॉइंट 1817। क्या नाम था उस आदमी का? GR ब्लेन। लिख लो। ये किस इंजीनियरिंग में था? बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। ये दोनों लिख लो, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। ठीक है, इसने काम किया। यहाँ लिख लो 3 साल इस पर काम हुआ। 1817 GR ब्लेन, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, 3 साल काम किया। 3 साल में फिर इसको पक्का भी किया, इसमें से गाद रेत भी हटाया, कुछ और काम बढ़ाया इसकी लेंथ को। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1832-33 में, 1832-33, 1832-33 में एक बैराज था। कौन सा था? ताजेवाला बैराज। लिख लो ये ताजेवाला बैराज 32-33 में। अब इसको हम यहीं रोकते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? SYL। इस ताजेवाला के ऊपर, हाँ SYL यानी ये यमुना लिंक, ये पश्चिमी यमुना नहर। इस 32-33 को अगर इस पे ढूंढोगे ना, इसकी हेडिंग डाल के पश्चिमी यमुना नहर, तो यहाँ लिखा है, लेकिन हम इस पॉइंट को अपनी तरफ से भी अब आगे ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1873। अगर तुम इसको विकिपीडिया पे सर्च करोगे कि ताजेवाला बैराज, तो उसमें स्पष्ट लिखा आएगा फ्रंट पेज पे ही कि ये ओपनड ऑन डेट लिख के कि 1873। लिख लो यहाँ ये बात। देखो 1873 में कौन सा बैराज है ये? ताजेवाला बैराज ने काम करना शुरू किया। 32-33 से काम हो रहा था, पर प्रॉपर काम जिसको मान्यता है वो 1873 में है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस 73 के 2 साल बाद फिर हमने एक और बैराज देखा था, पथराला ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1875-76, 1875-76 कौन सा बैराज था ये? पथराला, पथराला बैराज। कौन सी नदी पर? सोम्ब नदी पर। दादूपुर फिर नहर निकलेगी आगे ना। लिख लो पथराला बैराज, दादूपुर, यमुनानगर लिख लो पथराला के पास, यमुनानगर, सोम्ब नदी। बैराज अलग चीज है, नदी अलग चीज है, नदी के आगे जाके बैराज बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1889, 1889 से 95 तक, 89 से 95 कौन सी शाखा बन रही थी? सिरसा। सिरसा शाखा हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी शाखा है, लिख लेना ये बात। 1889 से 95, 96 में इसमें पानी गया था। ये पूछ लेंगे जानोगे पानी कब गया, तो 96 में। 95 में सिरसा शाखा बनी, सबसे बड़ी शाखा है ये, पश्चिमी यमुना नहर की। नेक्स्ट लिखो 1999, अब जाके कुछ सालों पहले कौन सा बैराज बना? हथिनी कुंड। ये लिख लेना। ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है, 2 किलोमीटर का अंतर है। पहले जहाँ ताजे वाला था उससे 2 किलोमीटर दूर पर हथिनी कुंड बैराज है ये, ठीक है। ये ताजे वाला की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया, क्योंकि वहां भी सिल्टिंग की दिक्कत हो गई थी दोबारा से। अब ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है, अब इसमें तुम दिक्कत नहीं मानोगे अगर आएगा तो। कल हमने ये पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। बताना टोन्स नदी पर कौन सा बांध बन रहा है? किशाऊ। किसकी सहायक है टोन्स? और ये गिरी नदी पर रेणुका। कहाँ बन रहा है रेणुका? और ये टोन्स नदी वाला उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर, ठीक है। अब तुम्हें ये सारा आता है। चलो इसमें एक बार पेज देख लेना, कहीं कुछ हमने रह ना गया हो जो छोड़ दिया हो हमने। कंप्लीट हो गया ये? क्या हमने लिखा था यमुना का कितना % पानी हम इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, और दिल्ली का एग्रीमेंट किस सन में था? 1994 में। ये लिखवाया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना लिखा हो तो लिख लेना। हरियाणा में कितने कैनल कमांड्स हैं? 8। ये लिख लो, हरियाणा में कैनल कमांड्स जो मेन है जहाँ से मुड़ती हैं सारी, 8 हरियाणा में कैनल कमांड 8 है, 8 कैनल कमांड्स। बाकी तुम जानते हो घग्गर कितने जिलों में बहती है? 5। किस किस में? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। 2 गड़बड़ पैदा करते हैं दिमाग में, कुरुक्षेत्र और झील। इनमें वो कहाँ चली जाती है? पंजाब। और सारी नदियाँ एक एक करके मिलती हैं। पहले सबसे पहले टांगड़ी किस में गिरती है? मारकंडा, सरस्वती, घग्गर। 2 छोटी नदियाँ राक्षी और चेतांग। चेतांग कहाँ पे थी? चेतांग, चेतांग हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के सरस्वती के पैरेलल बहती है। पुराने लोग कहते थे यही दृष्टवती है, लेकिन हम जानते हैं सीसवाल कहाँ तक? हिसार तक ये सभ्यता कहते हैं इसी के किनारे बसी हुई थी। और इसकी एक छोटी सी सहायक नदी मैदानों से निकलती है, यमुनानगर के मैदानी इलाके से निकलकर लाडवा कुरुक्षेत्र में किस में गिर जाती है? चेतांग। चेतांग की आज लेंथ है 9 किलोमीटर, लेकिन पुराने टाइम में शायद वो दृष्टवती के टाइम पे लंबी रही होगी। अगर दृष्टवती में चेतांग नहीं मिलती तो साहिबी टिक करना। साहिबी जो सबसे लंबी है दक्षिण हरियाणा की, जो किस में गिरती है? नजफगढ़ झील जाके फाइनली। चलो अब हमें जल संसाधन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज एक नया टॉपिक शुरू करवाने से पहले, एक तो पिछले टॉपिक का भी थोड़ा हिस्सा रह गया था, इससे पिछले का, जैसे थोड़े थोड़े टॉपिक रह गए ना, बाद में तुम्हें दिक्कत मिलेगी इनमें। फिर इसमें आओ, तुम पेज नंबर 83 पे आ जाओ, 83 पर। ये देखो ज़रा, 83 का एक तो मैप रहता था। मैप तो खैर मैं लास्ट में भी सारे कराऊंगी। 84 बिल्कुल भी नहीं कराया है ना। इसको कराने से पहले एक बात और सुन लो, जो परिमल सर अभी आए भी थे उसके बारे में बात करने। मंडे से इस बैच में यानी ओल्ड जनरल में पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, ठीक है। ये भी क्लास रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की भी होगी।
तो अब एक हफ्ता मंडे ऑनवर्ड्स सिर्फ ओल्ड जनरल वालों के लिए है। तुम्हें पॉलिटिकल साइंस की बुक लेके आनी है, क्योंकि हमने वो थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा था, फिर बीच में ये वाली क्लासेस तो मैंने कहा था मैं बीच में मैनेज कर लेंगे। अब आपका 1 या 2 हफ्ते लगातार पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी, और मैं कई पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे ऐसी चीज़ें ना टफ लगती हैं, याद नहीं रहती, वो पढ़ा दूंगी। तो अब मंडे को अपनी पॉलिटिकल साइंस 3 नंबर में जो बैठे हैं ओल्ड जनरल में और 4 में, इनको लानी है। अब क्योंकि 2 भी जुड़ा है, 2 को नहीं लानी है अभी किताब, उनका भी ये वाला क्लास जो है ये वाली नहीं हो पाएगी। चलो 84 पेज पे आ जाओ। 84 में आ जाओ। राज्य के संपूर्ण महत्वपूर्ण संग्रहालय क्या होते हैं? संग्रहालय म्यूजियम। म्यूजियम में क्या रखा होता है? पुरानी ऐतिहासिक कोई खास चीजें जहाँ इकट्ठे करते हैं, संग्रह की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, उसको कहते हैं संग्रहालय। हरियाणा में एक आदमी थे ओमानंद सरस्वती, अपने नाम के आगे लिखते थे ये, ओमानंद सरस्वती जी महाराज। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की और इन्होंने झज्जर में, अपने हरियाणा के झज्जर में संग्रहालय बना दिया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय तो बहुत सारे हैं, आप कुरुक्षेत्र अगर गए हों तो आपको ऐतिहासिक चीज़ें पूरी सब आपने देखी हों, बहुत सारे संग्रहालय हैं, लेकिन ये वाला संग्रहालय जो कहाँ पर है, झज्जर, ये सबसे बड़ा है। देखो पहला पानीपत संग्रहालय है। कहाँ होगा पानीपत संग्रहालय? पानीपत में। थानेसर संग्रहालय, थानेसर कुरुक्षेत्र में। पुरातात्विक संग्रहालय ही है झज्जर में, जो किसने बनाया? स्वामी ओमानंद सरस्वती महाराज। लिख लो यहाँ, स्वामी ओमानंद सरस्वती। ये सबसे बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्वामी ओमानंद सरस्वती सबसे बड़ा झज्जर में, और ये 1959 में बना था। तब तक तो हरियाणा था भी नहीं, तब ये बन गया था। लिख लो यहाँ 1959। इसी को गुरुकुल झज्जर म्यूजियम भी कहते हैं। पहले यहीं गुरुकुल चलता था, गुरुकुल झज्जर म्यूजियम, गुरुकुल झज्जर म्यूजियम। कब बना था ये? 1959 में। हरियाणा बनने से पहले नहीं, पंजाब में बनाया था। किसने बनाया था? स्वामी ओमानंद सरस्वती महाराज ने। कहाँ पर? पंजाब में 1959 में। अलग हुए तो ये हिस्सा हमें मिल गया झज्जर में। अगला पॉइंट टिक कर लो, जयंती देवी संग्रहालय। ये कहाँ है? जींद में। ज से जयंती, ज से जींद। गुलजारी लाल नंदा, ये आदमी हमारे यहाँ क्यों फेमस है? जब हरियाणा बनने की बात उठी तब ये आदमी आपके देश के क्या थे? गृह मंत्री, गुलजारी लाल नंदा। ये आपके यहाँ, इन्होंने जब यहाँ कमेटी बनी थी ना संसद में, याद होगा तुम्हें, तब इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई बात अब हाथ से निकलने वाली है, जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। जीएल नंदा आपके हरियाणा से 1967 में चुनाव में खड़े हुए, और आप लोगों को लगा कि भाई हमारा राज्य बनवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो आपने जिता दिए। 1967 के लोकसभा का कैथल सीट का इलेक्शन कौन जीता था? नंदा जी आपके यहाँ के नहीं हैं, नंदा जी बाहर के, लेकिन नंदा जी की आप इतनी केयर इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके कारण आपके हरियाणा में सीमा अलग हो पाई थी। 1971 में फिर चुनाव हुआ, आपने फिर से कैथल से नंदा जी को जिता दिया। तो कितनी बार हमने जिताया इनको? जबकि इनका हरियाणा से कोई पुश्तैनी वास्ता नहीं था कि हरियाणा में पैदा हुए हों। 2 बार चुनाव जिताया, और इससे पहले ये गुजरात से जीत के आते थे। इसका मतलब ये देश में बड़ी हस्ती थे। गुलजारी लाल नंदा, अगर तुम याद करो, पहले पीएम की डेथ हुई नेहरू की, तब ये 13 दिन के क्या बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो तुम सोचो, जो आदमी कार्यवाहक पीएम रहा होगा वो कितना पावरफुल होगा, और फिर शास्त्री की मौत के बाद भी ये 13 दिन के कार्यवाहक बने। इससे ये दिखता है कि हमें ये ज़रूरी था हम लोगों के लिए कि अगर ये इतना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हरियाणा से खड़े हो रहे हैं, तो हम भी इनको एक तरह से ग्रेटफुल होके दिखाएं। तो हमने 2 इलेक्शन जितवाए इनको। कौन सी सीट के? आज कैथल में कोई लोकसभा सीट नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के बाद कैथल की जो सीट थी ना, ये किस में गिनी जाने लगी? कुरुक्षेत्र में। आज आपके यहाँ सीट का नाम कुरुक्षेत्र सीट है।
जो एमपी की सीट है, 10 सीट है ना आपके यहाँ एमपी की, तो उसमें कुरुक्षेत्र की सीट आती है, ना कि कैथल की। कैथल पहले थी, 77 में बदल दी थी ये टिक कर लो। गुलजारी लाल नंदा यहाँ लिख लो, 1967 1971 लोकसभा सीट कैथल से जीते थे। 1967 1971 लोकसभा सीट कैथल से जीते थे। तो कौन जीता कैथल से? गुलजारी लाल नंदा। हमने इनके नाम का म्यूजियम कहाँ बनाया? कुरुक्षेत्र में। पहले ये सीट किसकी थी? कैथल। अब ये सीट किसकी है? कुरुक्षेत्र, इसलिए हमने कुरुक्षेत्र में बना रखा है म्यूजियम भी। इसके बाद टेबल के नीचे पॉइंट टिक करना, दुनिया का पहला वैश्विक हर्बल वन पंचकुला में है। हर्बल समझते हो ना, जहाँ ये औषधीय पौधे वगैरह बनाए जाएं। तो पहला वैश्विक हर्बल वन हमने पंचकुला में। कितनी औषधियों के पौधे? 2500। पंचकुला, वैसे भी वहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है। बीच में कौन है जो बातचीत करने लग गए? आवाज़ ना आए मुझ तक बिल्कुल भी। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, गुड़गांव में फल को फूल बना लो, फूलों की मंडी स्थापित की गई। कहाँ पर? गुड़गांव में। नेक्स्ट टिक करना, बागवानी का एडवांस्ड रिसर्च सेंटर होडल पलवल में। बागवानी के ऊपर आप बहुत काम कर रहे हैं, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर के जैसा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। आपने गन्नौर में इंटरनेशनल लेवल की मंडी बना रखी है, और ऐसा ही काम आप एडवांस्ड रिसर्च करके कहाँ कर रहे हैं? होडल पलवल में। यानी बागवानी पे 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक करनाल, एक गन्नौर और एक होडल पलवल। पलवल में क्या हो रहा है? एडवांस रिसर्च। और क्या बढ़िया कर सकते हैं? कौन सी ब्रीड यहाँ ठीक रहेगी? गन्नौर में क्या बना दी? मंडी। और वहाँ पे क्या किया? यूनिवर्सिटी बना दी। यहाँ लिख लो ये बात, जहाँ लिखा है ना बागवानी, यहाँ लिख लो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल और मंडी, क्योंकि उसमें फल फूल सब आएंगे, तो सब्जियां भी, तो हॉर्टिकल्चर का पार्ट मान लो। मंडी जो वैश्विक मंडी बन रही है इंटरनेशनल लेवल की, ये कहाँ है? गन्नौर। गन्नौर में। तो 3 हो गए। एडवांस्ड रिसर्च पूछें इन पर तो आप कहोगे होडल पलवल। वो कहें मंडी कहाँ है तुम्हारे यहाँ वैश्विक स्तर की? तो गन्नौर। और वो कहें हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो करनाल में। अगला टिक करो, करनाल चीनी मिल में टिश्यू कल्चर प्रणाली से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर से गन्ना बनाने की विधि किसके पास है? करनाल की। प्रथम जैविक राज्य इंडिया में कौन था? सिक्किम। आप सब जानते हो सिक्किम 3 तरफ से विदेशी सीमा से टच है। सिक्किम आपका दूसरा छोटा राज्य है, किसके बाद? ये हरियाणा से बड़ा है या छोटा है? हरियाणा से कितने छोटे हैं राज्य? आपका हरियाणा कौन से नंबर पे है? हरियाणा एरिया में अगर, हाँ अब चुपचाप शांति से सुनना, अब इसके बाद दोबारा मैं नहीं बताऊंगी। अगर पूरे देश को इंक्लूड करो, 28 राज्य, 8 यूटी, इन सबको मिला लो तो 36 में से हमारा नंबर आता है 21वां। लेकिन अगर सिर्फ 28 में से हमें मापा जाए तो हम 20वें हैं। इस 20 और 21 के बीच में आता है लद्दाख। लद्दाख जो इलाका है ना, इसका एरिया आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है ना, उनका 59,400 समथिंग। तो तुम ये याद कर लो, लगभग 60 भी याद रहता है तो भी दिक्कत नहीं है। आपसे वो काफ़ी बड़ा है, सिर्फ इकलौता आपसे बड़ा है। और अगर यूटी को ऐड करें तो ये अपनी जगह क्योंकि आपसे ऊपर लेता है, इसलिए आपका नंबर क्या आ जाता है? 21। अगर वो राज्यों में आपकी स्थिति पूछें तो आप कहोगे 20वां। वो भारत में आपकी स्थिति पूछें तो आप कहोगे 21वां। एक शब्द से आंसर बदलता है, और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। भारत कहते ही समझ जाना वो राज्य यूटी दोनों की बात कर रहा है। अगर वो स्पेशल कहेगा राज्यों में हरियाणा का स्थान तो 20वां, लेकिन भारत में स्थान 21वां। कौन है आपसे बड़ा? आपसे छोटे 8 हैं। 8 कौन कौन है? ये पता होने चाहिए। अब जिसको छोटे राज्य पता है वो टिक कर सकता है। गोवा आपसे छोटा होगा, सबसे छोटा है। सिक्किम, केरल भी आपसे पतला और छोटा है। 3 राज्य, केरल, गोवा, सिक्किम। सबसे छोटा गोवा है, सेकंड छोटा सिक्किम, उसके बाद ये अपना केरल याद कर लो। फिर 7 सिस्टर्स में पहुंचो। उसमें 7 सिस्टर्स में क्या ट्रिक था? AMMTN। असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 बहनें हैं ना। इनमें असम भी तुमसे बड़ा है और अरुणाचल भी तुमसे बड़ा है। ये दोनों तुमसे बड़े हैं, तुमसे छोटे हैं ये 5।
मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। 7 बहनों में 5 तुमसे छोटी हैं, सिर्फ 2 बड़ी हैं, दोनों ए वाली, अरुणाचल और असम। 5 ये तुमसे छोटे, केरल तुमसे छोटा, सिक्किम और गोवा। कितने छोटे हो गए? 8। 8 के नाम जबानी याद रखने हैं, ऐसा ना हो वहां तुम्हें याद ही ना आए। तुमसे सब बड़े हैं, बस केरल, सिक्किम, गोवा और 5 बहनों में से 2 को भूल जाओ, बाकी सब तुमसे छोटे हैं। तो तुम्हारा नंबर क्या है? अगर देश कहें तो 21वां और राज्य कहें तो 20वां। तुमसे बड़ा कौन सा यूटी है? सबसे बड़ा यूटी कौन सा हुआ? लद्दाख, क्योंकि वही नंबर 1 पे आया। सबसे छोटा यूटी? सबसे छोटा यूटी कितना? जितने तुम्हारे मुंह में दांत है ना, इतना। 32 तो याद रह जाएगा, फिर 36 नहीं याद आएगा। 32 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत शर्म की बात है अगर तुम्हें सबसे छोटे यूटी का नहीं पता और तुम दिल्ली और चंडीगढ़ के नाम ले रहे हो। दिल्ली चंडीगढ़ बड़े हैं इसके मुकाबले। कितना है इसका एरिया? 32। और लद्दाख का एरिया कितना है? 60 याद कर लो। अगर 59 ना याद रहे, 59 400 ना, तो 60 कर लो, कोई बात नहीं। एक आइडिया रखना, तुमसे एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे। कहाँ 60,000 के आसपास और कहाँ कितना? 32। जमीन आसमान का अंतर है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, बाकी सब उनके बीच में, आपसे पीछे पीछे, मतलब आप उनसे बड़े हैं। चलो देखो, इसमें ये मैं वैसे दोबारा भी कराऊंगी, प्रशासनिक जब कराऊंगी ना तब लिखवा दूंगी ये। फिर भी चाहो तो ऊपर एक लाइन में लिख लो। लिखो हरियाणा से छोटे राज्य। जितनी बार सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे उतना लंबा याद रहेगा। हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटे राज्य। फर्स्ट लिख लो केरल, सिक्किम, गोवा। ये तो हैं ही कि ये तो राज्यों में इस तरफ हैं। केरल, सिक्किम, गोवा। और 5 बहन, वहां पहुंच जाओ 7 बहनों में। कौन सी 2 बहनें बड़ी हैं? ए और ए, अरुणाचल, असम। बाकी क्या रह गई? MMMTN। लिख लो यहाँ। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ये सब आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? आपसे छोटे हैं ये, क्योंकि आप 20वें, आपके पीछे 8 हैं ये। इसका मतलब ये 44 से कम है सारे, 44,000 से नीचे नीचे के हैं सारे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो ये सिक्किम से पहुंचे हम यहाँ तक। सिक्किम हमसे बड़ा है या छोटा? सिक्किम इंडिया का क्या है? दूसरा छोटा। सबसे छोटा गोवा, दूसरा छोटा सिक्किम। आप किस नंबर पर हैं? भारत में 21वें और राज्यों में 20वें। हमसे बड़ा यूटी, सबसे छोटा यूटी, आपसे छोटे 8 राज्य। गोवा, सिक्किम, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। चलो अगला पॉइंट देखो। देशी गाय का A2 कोई क्वालिटी है ये। दूध बेचने वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। बागवानी, बागवानी के 3 सेंटर बोलो। करनाल, होडल, पलवल, गन्नौर। वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ एडवांस और यहाँ गन्नौर में मंडी है। पढ़ लो। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में 140 गांवों को जैविक गांव घोषित, तब तो बढ़ गए होंगे ये। नेक्स्ट, ई स्टैंपिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग, मार्च 2017 से अनिवार्य। काफ़ी पुरानी बात हो गई। दिसंबर में रोहतक के ITI मैदान में सहकारिता दिवस, ये भी पुरानी घटना है। अगला टिक करना। पहला पेट्रोलियम अनुसंधान और विकास सेंटर हरियाणा के कहाँ? जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है वहीं रिसर्च के ऊपर काम कर दिया। कहाँ पर? फरीदाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं। पेट्रोलियम रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर फरीदाबाद। अगला भी काम का है। पहला वैकल्पिक विश्वविद्यालय जिसमें आप कौशल सीख सकते हैं, स्किल्स के ऊपर, तो विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूनिवर्सिटीज़ में पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना टिक कर लो। पहला गड्ढा मुक्त राज्य कौन सा था? और जितने गड्ढे हैं तुम्हें भी दिखते हैं और मुझे भी, बस नाम का गड्ढा मुक्त है, हर गली में गड्ढे भरे पड़े हैं। अगला पॉइंट देखो। लेजेंड ऑफ कर्ण, ये किसने लिखी थी? कर्णवीर अरोड़ा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि राज्यपाल से इसने इसको एक तरह से होता है ना भाई, किताब का इनॉग्रेशन कराते हैं या उसका अनावरण, वो कराया था। वैश्विक कौशल पार्क आपका मानेसर, गुड़गांव। मानेसर तो IMT भी तो है, मॉडल टाउनशिप, उसकी देखा देखी अब खरखौदा डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मरौरा गांव, ये भी झूठी बात निकली थी पर क्योंकि न्यूज़ में थी।
ट्रम्प गांव के नाम से विख्यात गांव, बिंदेश्वर पाठक हैं आपके देश में। आपने जगह जगह देखा वो सुलभ शौचालय बने होते हैं ना, 1 रुपया 2 रुपये देके उसमें आप भाई कोई फ्रेश हो सकता है, कोई अपना भाई मुंह धो सकता है, कुछ भी। तो आप ये देखो वो सुलभ का कॉन्सेप्ट एक आदमी लाया आज से बहुत पहले, जिसका नाम था बिंदेश्वर पाठक। तो उसका वो उसमें कह रहे थे कि ट्रम्प ने कहा है कि मैं पैसे दान दूंगा। ये झूठी बात निकली, कोई ट्रम्प ने कहा मैंने कोई पैसे ऐसे नहीं देने, लेकिन हमने फेमस कर दिया कि मरौरा गांव में ट्रम्प पैसे लगाएगा और उसको शौचालय से पूरा विकसित करेगा। मरौरा गांव ट्रम्प गांव से विख्यात नाम से विख्यात गांव, बिंदेश्वर पाठक ने घोषणा की। ये झूठी निकली थी घोषणा। रेल कोच नवीकरण फैक्ट्री बरही लिखा है, ये बड़ी गांव अपना सोनीपत में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महत्वपूर्ण नगरों के उपनाम आ जाओ, पहला टिक कर लो। पानीपत के क्या क्या नाम है? बुनकरों की नगरी, हैंडलूमों का शहर, पेट्रोकेमिकल्स हब, युद्धों का अखाड़ा। बुनकरों की नगरी क्यों? पहले यहाँ बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे। वीवर्स सिटी लिख लो यहाँ अंग्रेजी में, वीवर्स सिटी, बुनकरों की नगरी। नेक्स्ट ये पेट्रोकेमिकल क्यों? पेट्रोलियम रिफाइनरी और एनपीएल वगैरह। कैथल टिक कर लो, हनुमान नगरी। कल हमने कैथल में कोई झील पढ़ी थी, बिंद क्यार, क्या नाम था? वृद्ध केदार। किसके नाम से जोड़ा था? हनुमान। और किसने बसाया था ये? युधिष्ठिर ने। तो कैथल हनुमान नगरी है। वानरों का वास स्थल है क्योंकि हनुमान उन्हीं की उसमें थे। छोटी काशी है कैथल, किस कारण? नवग्रह कुंड लिख लो यहाँ, नवग्रह कुंड की काशी है ये, नवग्रह कुंड। और गुरुद्वारों का शहर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारों का शहर कौन सा है? कैथल। गुरुद्वारे ज्यादा कहाँ हैं? अंबाला। लेकिन शहर कहाँ है? कैथल। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला, पर अगर शहर पूछ लें तो फिर कैथल कहना है। सर्वाधिक गुरुद्वारे अंबाला। अंबाला में कौन सी नदी आई थी इंपॉर्टेंट? मारकंडा। मारकंडा याद रखना है, पंचकुला की अलग है, अंबाला की अलग, यमुनानगर की अलग। नेक्स्ट टिक कर लो, फरीदाबाद को कहते हैं उद्योग नगरी। क्यों उद्योग नगरी? क्यों? 1947 देश की आज़ादी के टाइम पर बहुत सारे रिफ्यूजी जो कहाँ से भाग आए? पाकिस्तान। बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान से भाग आए डर के मारे, जमीन जायदाद पैसा सब छोड़ा है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी जान बचाना थी। यहाँ आ गए, यहाँ कुछ नहीं था इनके पास। तब उस टाइम पे आपके पीएम और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इनको बसाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हम पे विश्वास करके यहाँ आए, ये अपना घर बार सब छोड़ा है और इनको लगा कि इंडिया हमें पनाह देगा, तो हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि ये पंजाब से भाग के आए थे, पाकिस्तान का पंजाब, तो कोशिश करनी थी पंजाब में ही बसे, और पंजाब में ही उस टाइम हरियाणा पड़ता था। तो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में, यानी उस टाइम के पंजाब के दक्षिणी हिस्से में क्या कहा गया? कहाँ काम धंधे कर दो? फरीदाबाद। यहाँ बहुत सारे क्या लगा दो? उद्योग। उद्योग धंधों में इन लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, और जब जॉब्स मिलेंगी इनको पैसा मिलेगा, उससे ही अपना घर बना लेंगे, अपने खर्चे चला लेंगे, अपने परिवार को पाल लेंगे। इसीलिए उस टाइम पर बहुत जल्दी जल्दी फरीदाबाद में क्या लगाए गए थे? आज भी आप देखो उद्योगों की नगरी कौन ही कहलाता है? फरीदाबाद। इसी कारण से शरणार्थी बसाने थे हमें यहाँ। ऐसे ही बहुत सारे शरणार्थी यहाँ से भी पाकिस्तान गए होंगे, लेकिन उनको जाने से रोक लिया था बहुत सारे लोगों को गांधी ने, मेवात के बड़े लीडर्स ने, कि मत जाओ, तुम यहाँ सेफ हो। और इसीलिए आज आपके यहाँ मेवात में मुस्लिम ज़्यादा हैं, क्योंकि वो हमारे ही कहने से रुके थे कि भाई तुम यहाँ सेफ रहोगे। ये टिक कर लो, उद्योग नगरी। यहाँ लिख लो 47, फिर तुम्हें याद आ जाएगा कब से उद्योग ज़्यादा लगने शुरू हुए आज़ादी के बाद। बाबा फरीद की नगरी है। नेक्स्ट है सिरसा, क्या कहलाती है? सरस्वती नगरी, वन नगरी और संतों की नगरी। वन ज्यादा नहीं है यहाँ, वन ज्यादा है पंचकुला में, लेकिन फिर भी इसको वन नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगला पॉइंट टिक कर लो, फतेहाबाद क्या कहलाता है? पिंक सिटी और महलों का शहर। फतेहाबाद में पुराने टाइम की हवेलियां हैं, यहाँ लिख लो, हाँ लिख लो यहाँ हवेली। ये छोटी छोटी चीजें ना पेपरों में देखना उठा के बहुत बार आई हैं, बहुत ज्यादा बार, और इनको आते आते भी लोग गलत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टिक कर लो, यमुनानगर क्या कहलाता है? पेपर सिटी। कारण यमुनानगर में पेपर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था,
बल्लार, बल्लार सुना है? बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BILT, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वैसे ये जब वो करेंगे ना इंडस्ट्रीज तब और डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुन लो। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये बहुत बड़ा कामकाज था, तरह तरह की इंडस्ट्रीज थी। जब हम लोग पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बंटवारा हुआ तो बिल्ट का बहुत सारा कामकाज किस देश में ही रह गया? पाकिस्तान। फिर बिल्ट ने यहाँ काम स्टार्ट किया और उसमें से यमुना नगर में तुम्हारे यहाँ कामकाज अच्छा चल पड़ा, तो इसको बोलते हैं पेपर सिटी। यहाँ रिफाइंड का कारखाना है और कागज़ का काम होता है, और भी पेपर काटने की मशीनें, कई बड़े लेवल पे काम है यहाँ। ये टिक कर लो, पेपर सिटी। तो कौन सी है पेपर सिटी? यमुना नगर। दूसरी तरफ है शुगर सिटी, दो हैं तुम्हारी, पलवल और रोहतक। इन दोनों को क्या कहते हैं? शुगर सिटी। लेकिन गन्ना ज्यादा होता है यमुना नगर में, यहाँ लिख लो, गन्ना ज्यादा यमुना नगर, YN। शुगर सिटी का नाम अलग है, गन्ने का प्रोडक्शन अलग है। गन्ना यमुना के किनारे बहुत ज्यादा है, यमुना नगर में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में अच्छी है ये बेल्ट गन्ने में। लेकिन शुगर सिटी पूछेंगे तो पलवल और रोहतक है। झज्जर टिक कर लो, शहीदों का शहर झज्जर। और अगर पूछे शहीदों का गांव और सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी, यही लिख लो, शहीदों का गांव तिगांव। तिगांव कहाँ है? बल्लभगढ़, फरीदाबाद। शहीदों का गांव और सिटी ऑफ वॉर हीरोज, शहीदों का गांव, यह है तिगांव। ये पड़ेगा आपके बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ किस में पड़ेगा? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। और अगर पूछेंगे सिटी ऑफ वॉर हीरोज, वॉर हीरोज, तो ये है भिवानी। वॉर हीरोज है भिवानी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, वॉर हीरोज में भिवानी लिख लेना और गांव में लिख लेना तिगांव। तिगांव फरीदाबाद में। नेक्स्ट चेक करो, पंचकुला लिख लो, नहरों की सिटी पंचकुला। पंचकुल का मतलब भी क्या होता था? 5 नहर, KULA, इसका मतलब था कैनाल यानी नहर। तो इसको हिंदी में हम कुल या कुला कह देते हैं और इसको कहते हैं नहर। तो 5 नहरों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पंचकुला। इसीलिए नहरों का क्या लिखा है? नहरों का शहर या नहरों की सिटी। नैनो सिटी बनने वाली थी, बनी नहीं, ड्राई सिटी। पलवल पे आ जाओ, सिटी ऑफ कॉटन। अजीब बात है, कॉटन ज्यादा पैदा होता है सिरसा, ऐसे ही जैसे चीनी का गन्ना पैदा होता है यमुना नगर, लेकिन शुगर सिटी है पलवल और रोहतक। ऐसे ही कॉटन सिटी है कौन सी? हाँ, कॉटन सिटी पलवल, लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन सिरसा। यहाँ लिख लो, सर्वाधिक कपास सिरसा। तो पलवल तो 2 चीज़ों में आ गई, किस किस में? शुगर में और कॉटन में। देखा जाए तो ना तो गन्ना ज़्यादा और ना ही कॉटन ज़्यादा, लेकिन नाम दोनों इसी के पड़े हुए हैं। नेक्स्ट टिक कर लो, महेंद्रगढ़, खनिजों का शहर। सबसे ज़्यादा नंबर 1 मिनरल्स में कौन है? सारे खनिज जो आपको अजीब लगेंगे ना, वो सारे कहाँ टिक करने हैं? महेंद्रगढ़। लगभग जितने खनिज तुमने नहीं सुने, नहीं पढ़े, वो बिना सोचे समझे आंख बंद करके महेंद्रगढ़, क्योंकि जो पढ़ेंगे ना वो तो सारे अपने आप याद हो जाएंगे, जो अजीब लगेगा वो यही मिलेगा। नेक्स्ट टिक करना, रेवाड़ी, पीतल नगरी, ब्रास सिटी, लिख लो ब्रास सिटी, पीतलों का पूरा मार्केट है यहाँ, पीतल नगरी। और वीर नगरी, वीरों की नगरी, वीर नगरी, रेवाड़ी। किसके कारण है ये? राव तुलाराम, 57 की क्रांति में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लिख लो यहाँ वीर नगरी, ब्रैकेट में राव तुलाराम। अगला है हथनी कुंड, किसका स्वर्ग है ये? मछुआरों का स्वर्ग क्यों होगा? अब दिमाग दौड़ाओ। पानी रोकते हैं तो मछलियां उसमें हो जाती होंगी, इसलिए। कहाँ है हथनी कुंड? यमुना नगर। अब ताजे वाला है या हथनी कुंड है? क्योंकि ताजे वाला पे तो पानी अब है ही नहीं, पानी कहाँ है? हथनी कुंड पे। नेक्स्ट टिक करना, नारनौल, किसका इलाका? महेंद्रगढ़ का। ये सिंघों का शहर कहलाता है, तालाबों का शहर भी कहलाता है नारनौल, तालाबों का। इसके बाद छिछरौली पे आ जाओ, यमुना नगर का, हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यमुना नगर, और यमुना नगर में चेरापूंजी। जैसे इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश मेघालय, मेघालय के मासीनराम, ऐसे ही हरियाणा की सबसे ज्यादा बारिश यमुना नगर और उसका इलाका छिछरौली। कम बारिश और साउथ वेस्ट से कम बारिश, ये 2 क्वेश्चन हैं।
हरियाणा में सबसे कम बारिश फतेहाबाद, लेकिन दक्षिण पश्चिम मॉनसून की कम बारिश सिरसा। यहाँ लिख लो, ये जहाँ लिखा है ना छिछरौली हरियाणा का चेरापूंजी, यहीं लिखो कम बारिश फतेहाबाद। ये क्वेश्चन बहुत छोटे और महीन हैं, पेपर में दुखी करेंगे, इसलिए लिख लो साफ, कम बारिश फतेहाबाद। उसी में नीचे लिखो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कम बारिश सिरसा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून से कम बारिश सिरसा। सिरसा में टोटल कम बारिश नहीं है, लेकिन कौन सी बारिश कम है? दक्षिण पश्चिम। और अपने यहाँ 80% बारिश का कारण ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून है। टोटल बारिश कम कहाँ है? लेकिन साउथ वेस्ट से कम कहाँ है? और ज्यादा बारिश कहाँ है? यमुनानगर के छछरौली, जिसे हम कहते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय। चेरापूंजी से ज्यादा बारिश होती है मासीनराम में। नेक्स्ट टिक करना, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। कब के बाद से काम ज्यादा हुआ? 47 के रेफ्यूजी जब यहाँ आए थे। लिख लो यहाँ 1947 रेफ्यूजी। इसके बाद हिसार पे आ जाओ, स्टील सिटी। सब जानते हैं उनकी कहानी। किसकी कहानी? हाँ, O.P. जिंदल, जो कि हरियाणा में एक छोटे से परिवार से कहाँ तसले बाल्टी का काम करते थे, पाइप का काम, और आज स्टील किंग हैं। और दुनिया में विदेशों में इनके यहाँ से स्टील की चीज़ें जाती हैं, तो बहुत बड़ा नाम कमाया। ये टिक कर लो, स्टील सिटी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी, सब स्टील से जुड़े कामकाज हैं। ये सब हिसार। यहाँ लिख लो O.P. जिंदल, वो हैं स्टील किंग। उन्होंने हरियाणा की पहचान बना दी दुनिया के स्तर पर। जैसे मारुति ने हमारी पहचान बनाई, ऐसे इसने भी हमारी पहचान बनाई। नेक्स्ट टिक करना, एजुकेशन सिटी। कहाँ डेवलप हो रही है सोनीपत? कितने एकड़ में कह रहे थे? 2000 प्लस एकड़ में। वैसे आगे जाके 5000 का प्लान है। क्या कुछ यूनिवर्सिटी काम भी करने लग गई? मैंने बताया था 13 यूनिवर्सिटी काम करने लग गई यहाँ। SRM है, अशोका है, वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। चलो पढ़ो आगे। एजुकेशन हब क्या था पहले हमारा? रोहतक। IIM रोहतक में और IIT दिल्ली का एक्सटेंशन हमारे सोनीपत में। दोनों टक्कर में आ गए और अब ज्यादा आगे कौन जा सकता है? सोनीपत। कारण वहाँ का जो एरिया था वो लगभग कवर्ड है एजुकेशन में। उन्होंने भी बहुत ग्रोथ की थी, रोहतक में भी हैं तो हम हरियाणा ही, लेकिन अलग अलग जिलों की बात करें तो अब लगातार उभरता शिक्षा में किसका नाम है? सोनीपत। 2000 एकड़ में बहुत ज़मीन खाली पड़ी है और दुनिया देश की कितनी भी यूनिवर्सिटी आके यहाँ काम कर सकती हैं। यहाँ आने का एक लॉजिक ये भी है कि दिल्ली और सोनीपत के बीच से में पड़ता है वो, प्रॉपर हरियाणा में। ये नहीं कि सोनीपत से आप दिल्ली की तरफ जाओगे और दिल्ली से हरियाणा की तरफ आओगे तो बीच से में है, क्योंकि कुंडली राई के आसपास का इलाका है ना ये। तो ये दिल्ली के बच्चों को भी पढ़ना आना आसान दिखेगा, इसलिए यहाँ देखना आप कुछ सालों में ये पूरा हब डेवलप हो जाएगा। किसका हब? एजुकेशन का। जैसा पहले कहाँ था? रोहतक। और रोहतक से ज़्यादा बड़े लेवल पर इसके बनने के चांसेस हैं, क्योंकि रोहतक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम थी, स्टेट लेवल की ज़्यादा थी, या फिर जो अपने यहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ जो यूनिवर्सिटी आ रही है ना, ये देश दुनिया में जिनका नाम है वो यूनिवर्सिटी। मैंने आपको शायद बताया, अशोका यूनिवर्सिटी में सिंपल BA पास करने में 18 से 25 लाख के कोर्स हैं। सोचो BA पास को हम सोचते हैं फालतू की चीज़, वहाँ 25 लाख में तो BA कराते हैं। तो इसलिए ये सोच के देखो कि अब यहाँ का कोई आदमी नहीं करेगा, ज़्यादातर आएंगे 99% बाहर के। यहाँ कहेंगे BA भी 25 लाख की क्या करनी, कोई काम धंधा ही कर लें, BA का भी क्या करना 25 लाख में। लेकिन वो भरेगी तो है ना यूनिवर्सिटी, बाहर से लोग आएंगे पढ़ने। चलो आगे देखो, ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे मैं कह रही हूँ 25 लाख में, ये असलियत में ऐसा नहीं है। 25 लाख में इंसान को काबिल बनाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर। जैसे 25 लाख में जो BA होगी ना, उस बच्चे को एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर देंगे, उसको टीम हैंडलिंग सिखाएंगे, उसको बोलना सिखाएंगे। जैसे एक सिंपल BA करने से आदमी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता, उसको BA लगता है कुछ नहीं, अनपढ़ बराबर ही है। लेकिन जब वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी अलग निखर के आती है। और अलग निखरने का मतलब होता है इंटरनल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर तक लाना। जैसे डिबेट्स में हिस्सा लेना,
पोयम रेसिटेशन में हिस्सा लेना, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ना। इससे 3 साल बाद जब वो बच्चा बाहर निकलेगा ना, तो वो सोसाइटी में एडजस्ट करने में अपने आप को आसान फील करेगा। और एक नॉर्मल बच्चा जो बीए घर बैठ के करके आया, जब वो फील्ड में आएगा ना, तो उसको लगेगा यार मेरे सिर पे से छत हट गई, मैं क्या करूं, दुनिया देश में मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे काम मांगूं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये अंतर कहलाता है, इसी को कहते हैं एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना। पर वहां तक पहुंचने के लिए अभी हम लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि उतना पैसा एक आम आदमी के घर में नहीं है जिसके 2 से 3 बच्चे की 25-25 लाख की बीए करा दे, उतना पॉसिबल अभी नहीं है नॉर्मल आदमी के लिए। चलो जल्दी से अगला टिक कर लो। फरीदाबाद हुआ, हिसार हुआ, एजुकेशन सिटी हब। नेक्स्ट टिक करना, पलवल और रोहतक क्या कहलाते हैं? ये पलवल बड़ा सही है भाई। पलवल के पास ना तो ज्यादा गन्ना ना ज्यादा कपास, लेकिन शुगर सिटी भी और कॉटन सिटी भी, जबकि कपास ज्यादा सिरसा में और गन्ना ज्यादा यमुनानगर में। नेक्स्ट टिक करो, मेवात क्या कहलाती है? पीर फकीरों की धरती, यहाँ पीर हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है सोनीपत, क्या कहलाता है? गोल्डन सिटी सोनीपत, अब तो एजुकेशन का भी हब बनता जा रहा है। नेक्स्ट है फतेहाबाद, कहाँ का शहर? महलों का। पुरानी कोठी पुरानी हवेली, लिख लो यहाँ, पुरानी हवेली, सबसे पुरानी हवेली जो आज तक है फतेहाबाद में, पुरानी हवेली। गुड़गांव पे आ जाओ, उद्योग विहार, उद्योग धंधे ज्यादा है ना यहाँ, लेकिन अगर उद्योग नगरी पूछ लिया, ये बात लिखो यहाँ, लिखो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, इसके साथ लिख लो। छोटी सी चीज पेपर में दुखी करती है, औद्योगिक नगरी और उद्योग विहार 2 अलग चीजें हैं। उद्योग विहार कहाँ है? गुड़गांव। और औद्योगिक नगरी सरकार ने कहाँ पहले काम किया? ये पता है गुड़गांव क्यों उभरा? डीएलएफ है ना, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली में बैठे थे आराम से, दिल्ली में सारा काम कर रहे थे। डीएलएफ बहुत अमीर फर्म है, गुड़गांव को इन्होंने बसाया, तब नहीं बसाया, दिल्ली में दिल्ली वालों ने कहा हम तो सरकारी संस्था बनाएंगे, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और तुम निकलो यहाँ से। डीएलएफ जिसने दिल्ली का साउथ एक्स का जो सबसे पॉश इलाका डेवलप किया, और फिर उनको चलता कर दिया डीडीए ने कि यहाँ से जाओ, यहाँ दिल्ली वाले अपने आप करेंगे, तुम यहाँ से निकलो। डीएलएफ को लगा अब मैं क्या करूँ भाई, दिल्ली में ही मेरे एक पैठ बनी हुई थी, मेरे ग्राहक थे, मुझे सब जानते थे, अब दिल्ली से लगता इलाका ढूंढना था। उस टाइम सोनीपत था पिछड़ा, झज्जर बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तो उसके बाद जो सबसे पास बेल्ट थी वो गुड़गांव की थी। फरीदाबाद में उद्योग धंधे पहले ही बहुत ज्यादा जनसंख्या, उस टाइम पे गुड़गांव की जनसंख्या कम थी, तो डीएलएफ ने सोचा कि बेशक दिल्ली से निकल जाएंगे लेकिन ऐसी कनेक्टिविटी में रहेंगे ताकि लोग हमारे पास आते रहें और हम कंस्ट्रक्शन और इनमें अपना एक जो सिक्का चल रहा है इसको चलता रखें। तो उन्होंने गुड़गांव पे काम किया, और गुड़गांव जो पहले गुड़गांव था, गुड़गामा भी बोलते थे गाँव के लोग उसको, उन्होंने सोच लिया इसको हम ऐसा बना देंगे कि इसको दुनिया देखे, और डीएलएफ ने गुड़गांव का पूरी शक्लो सूरत बदल दी। और आज वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, हर जगह की आपके यहाँ अपनी जगह ढूंढती हैं कि कैसे ना कैसे इंडिया के गुड़गांव में हमें जगह मिल जाए, हम वहाँ दफ्तर खोल लें ताकि हमारी वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आबादी पर एक पकड़ बन सके। हर किसी को अपना काम चलाना है, हर किसी का बिजनेस है, और बिजनेस चलता तब है जब आपके पास आबादी हो। अब जिस देश की आबादी 10 लाख है वो करोड़ों रुपए कहाँ से कमाएगा, क्योंकि 10 लाख लोग कितने टीवी लेंगे। आपके देश में करोड़ों, कितने 150 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए, आप सोचो कितने परिवार होंगे। और ऐसा आज के टाइम में कोई परिवार नहीं है जो फोन ना इस्तेमाल करते हो घर वाले, टीवी ना इस्तेमाल करते हो, फ्रिज ना इस्तेमाल करते हो। आप कभी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे ना, मैंने कई बार सर्वे किया था जब मैं टीचिंग में थी, झुग्गी झोपड़ी में कुछ नहीं, टेंट टाइप में, लेकिन तुम उनके घर के अंदर घुस के देखो तो क्या शानदार इतनी बड़ी एलसीडी लगाए बैठे हैं, और ऊपर जो है उसका टाटा स्काई डिश चल रहे हैं। मतलब हमें ये होता था कि यार ये तो हम भी नहीं यूज़ करते जो ये यूज़ करते हैं। घर नहीं है पर उस टेंट के अंदर ये मिलेगा, उसमें बड़ा फ्रिज रखा होगा, मतलब सुविधाएं सारी हैं। वो सोचते होंगे कि घर बनाना तो नामुमकिन है, इतने लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे हम कि भाई करोड़ रुपए, लेकिन जितना जीवन है आराम से जी लें, टेंट के अंदर ही सही। एक आधा तो ऐसा भी मिला जिनके घर में उस टाइम बड़े बड़े कूलर भी खड़े थे, हमारे घरों से भी बड़े कूलर, कि वो कूलर में लेट के अपना टीवी देख रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं। अच्छा, वहाँ बिजली वाले भी नहीं आते होंगे क्योंकि वो कोई ऐसा कनेक्शन तो लेते नहीं, तो वो बिजली से चोरी से सारा काम करते थे, बढ़िया जीवन जीते थे। बस एक सर पे छती तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, जीवन बढ़िया जी रहे थे, ये हाल था। चलो जल्दी से अगला पढ़ते हैं। करनाल क्या है? धान का कटोरा। नवीनतम पद्धति से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर। हरियाणा का पेरिस भी करनाल है, क्यों? पीओपी, यहाँ लिख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
फटाफट से अगला टिक करो। गुड़गांव बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़ना। साइबर सिटी, क्यों साइबर सिटी? इंटरनेट कनेक्टिविटी। मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, सपनों की नगरी, यहाँ लिखो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है यहाँ, KOD, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। बहुत बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक। जब तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं तो कभी तुम भी जाके घूम के आ सकते हो, अच्छी जगह है सच में। पैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जाओगे तो यहाँ का शो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी टिकट महंगी होती है, तो वो देखने लायक है। अब वहाँ पे ऐसा शो नहीं है, वो है वहाँ प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं। तो अलग अलग मंडलियाँ होती हैं, एक से एक बहुत बड़े कलाकार, वो स्टेज पे एक्ट करते हैं और आप सामने से लाइव देख पाते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। तो जब तुम नौकरी लग जाओ, पैसे हो जाएं, तो KOD घुमाना कभी जाने का मौका मिले तो। नेक्स्ट देखो, मनोरंजन का हब है, वो तो होंगे ही साधन। सौर ऊर्जा का हब है, इंटरनेशनल लेवल का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है यहाँ। कॉल सेंटर कैपिटल है, निजी मेट्रो सिटी। अंबाला क्या कहलाता है? मिक्सी सिटी। सबको पता है मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर कहाँ बने थे? अंबाला में। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी है, वैज्ञानिक के पास उपकरण लिख लो, साइंटिफिक अपरेटस, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनते हैं, और साइंटिफिक सिटी है। कुरुक्षेत्र को कहते हैं सिटी ऑफ पार्क्स। जींद हरियाणा का दिल है, और दुग्ध नगरी है, और जयंती नगरी है। क्यों? जयंती देवी टेम्पल भी था ना यहाँ। भिवानी टिक कर लो। धर्मार्थ न्यास, क्या होते हैं धर्मार्थ न्यास? ट्रस्टी, जो पैसा देते हैं, दान देते हैं, भाई यहाँ धर्मशाला बना दो, इस टाइप के। धर्मार्थ न्यासों का शहर, ट्रस्टी लिख लो यहाँ। और काशी नगरी, काशी क्यों? मंदिर, लेकिन वो कुंड वाली काशी, कैथल, यहाँ लिख लो मंदिरों की अधिकता। ये क्या है? ये इंडिया की छोटी काशी है, वो हरियाणा की काशी है, छोटी काशी। सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी, मंदिरों का शहर। मंदिर किसने बनवाए होंगे? ट्रस्टीज ने बनवाए होंगे, क्योंकि उनमें पैसा लगता है। और मिनी क्यूबा, क्यूबा क्यों? BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब, लिख लो यहाँ भिवानी बॉक्सिंग क्लब। किसी दिन फिर राजकीय संकेतक करा दूंगी, आज टाइम हो गया। मंडे को ओल्ड जनरल बैच में पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी, अपनी बुक ले आना।